नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है हमारे इस VOF स्टूडियो पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हॉट सीट पर बैठे हैं अर्जुन चपराना जी। अर्जुन जी NSUI के नेशनल सेक्रेटरी हैं और फिलहाल बड़कल विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। विधानसभा के लिए बात करेंगे उनसे। सबसे पहले तो अर्जुन भाई स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और क्या लग रहा है, अभी तो सबसे पहले बात करें, क्या लग रहा है इस समय? तो कांग्रेसी थोड़ा चहक रहे हैं क्योंकि आहट है, सत्ता की आहट है, तो सट्टे बाज़ार जो हैं वो लगातार बड़ी ओपिनियन दे रहे हैं, अपना अपना जो भाव डिसाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से 55 से 58 सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं इस बार हरियाणा में। और कह रहे हैं कि इस बार हरियाणा इतिहास बनाएगा। वो जो पुराने कहावतें हैं कि जहाँ सेंटर में जो सरकार होती है हरियाणा में उसी की सरकार बनेगी, इस बार हरियाणा में सेंटर में जो सरकार है उसके अलग हरियाणा की जनता अपनी तरह से सरकार बनाएगी। सौरभ जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया अपना। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, पूरे फरीदाबाद को और बड़कल को खास करके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो काम किए, जो चुनाव हुआ, उसके परिणाम आपके सामने। हम बढ़ती हुई पार्टी के अंदर नजर आए, बहुत बढ़त की है अगर वोटिंग परसेंटेज पे बात करें तो। अब आ जाते हैं हरियाणा की तरफ। हरियाणा में हम 5 सीटें जीते लोकसभा में। फरीदाबाद भी हम मजबूत चुनाव लड़े, ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े मार्जिन से जैसे पिछली बार। और 4 दिन पहले तक तो कह ही रहे थे कि जीत ही गए। तो ये तो चलो ठीक है, स्वाभाविक था, जनता की ऐसी रिपोर्ट थी। तो बाकी रही बात मुद्दों की और बड़कल विधानसभा की, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। निरंतर पिछले 10 सालों में, जब से विधायिका मैडम हमारी बनी, 2 बार मंत्रालय भी आके चला गया, अभी भी है शायद। बड़ी गाड़ियों से फुर्सत नहीं, घूमने से फुर्सत नहीं, जनता के बीच जाने में परेशानी। हम ये जानना चाहते हैं, आपको उस गद्दी पे बिठाया किसने? जनता ने। आप जनता के घर, जनता के प्रोग्राम में नहीं पहुंचते। रही बात खास करके बड़कल की, आ जाते हैं काम पे। आप जाने में डर क्यों रहे हो? आप इसलिए डरो ना, आपने काम नहीं किया। अगर आपने काम किया होता तो क्या आप डरते? और एक चीज बता दूं आपको, सेक्टर 21 से आप निकलेंगे और ऊपर पहाड़ की रास्ते से चलेंगे आप, ग्रीनफील्ड होते हुए दयालनगर, दयालबाग, लगड़पुर, रणकपुर गांव जो पड़ते हैं, शिव दुर्गा विहार, पूरा जो एरिया है, लगड़पुर कॉलोनी, हर जगह जाने का रास्ता वहां पे 21 को छोड़ के, 46 को छोड़ के, मेवला महाराजपुर का रास्ता अंडरपास से जाता है, ग्रीनफील्ड का रास्ता अंडरपास से जाता है। आपने बारिशों में हालात देखे, गाड़ियां तक डूबी। और उस वजह से क्या सबसे बड़ा नुकसान है बताता हूँ। चलो पानी भर गया, जल भराव की इन्होंने तरीका नहीं बना रखा निकालने का। उस जल भराव के कारण जो वहां लोग रहते हैं, वो ऊपर की लाइन जो हमारी रेलवे की है वहां से क्रॉसिंग करते हैं। हर साल 10 से 12 लोग उस क्रॉसिंग में मारे जाते हैं। महीने का ही एवरेज है, 1 या 2 का? 1 से 2, मैं कह रहा हूँ 10 से 12 लोग साल का कम से कम। वो तो लकड़पुर फाटक पे तो खबर छप गई बाकायदा अखबारों में कि जी उद्घाटन कर दिया लोकसभा से पहले। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अचीवमेंट है, हमने हल्ला मचाया, हम वहाँ पहुंच गए, उस जगह पे पहुंचे हम। अब वहाँ देखें, वहाँ तो कुछ नहीं, वहाँ तो एक गड्ढा खुदा पड़ा। अब हालात आपके सामने, अखबार में सामने अखबार लेके खड़े हैं हम कि भैया उद्घाटन हो गया। और ये रक्षक है किसके हैं? जनता के रक्षक हैं, भाक्षक हैं। जनता के रक्षक थोड़ी है। मैडम को तो फुर्सत है नहीं। इस बार तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि मैडम की टिकट भी काट देंगे लोग, ऐसा हमने सुना है, कई लोग बताया, आप जैसे न्यूज वाले लोगों ने। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैडम समय नजदीक, आप तो बुरे बिस्तरा बांध के घर निकलो, समय आ चुका है। और प्रदेश की जनता और बड़कल की जनता और फरीदाबाद की जनता ही चाहती है युवा चेहरा सामने है। तो मैं पूरे फरीदाबाद और बड़कल को ये बता देना चाहता हूँ कि मेरी उम्र 31 साल होने में है, मैं 30 पूरा किया। बड़ा उपयुक्त समय है एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए। नहीं, चुनाव तो देखो पार्टी का जो निर्देश होगा उस पर तय। आमतौर पर ये कहते हैं कि जिसने व्यक्ति ने राजनीतिक अपनी पारी शुरू कर रही है वो 30 से 40 के बीच में एमएलए हो जाए तो फिर कैरियर एकदम स्मूथ हो जाता है। सौभाग्य होगा इस जनता का होगा, हमें एमएलए बनने में कोई विश्वास नहीं। हम जनता के सेवक बन रहे। हमारी लड़ाई जनता की है। जिस गांव से मैं आता हूँ, मेवला महाराजपुर से, मेरे गांव में बड़ा ऐतिहासिक गांव है। ऐतिहासिक गांव है, बेरोजगारी में भी ऐतिहासिक गांव है वो। नए नए बच्चे जो आप देखोगे ना, 20 से 40 के बीच के जो लोग हैं, 90% बच्चे हमारे काम नहीं करते। कहते नहीं है केंद्रीय मंत्री जी से कभी गांव के ही हैं वो तो कि जी क्या कर रहे हो जी। अब मैं कह रहा हूँ ना कि देखो, मैं शायद उस पार्टी में नहीं,
तो शायद मैं नहीं, पार्टी नहीं, एक सामाजिक होने के नाते भी आपकी बात बिल्कुल कोई चाचा लगते होंगे, दादा लगते होंगे। हमारे ताऊ जी लगते हैं। हाँ, तो पहले भी मैंने शायद आपके चैनल पे बताया भी, आपके चैनल के माध्यम से, कि मेरे ताऊ जी बड़े वाले और माननीय मंत्री जी क्लासमेट्स भी रहे, पारिवारिक भी हैं, ऐसा नहीं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहां नौकरी की बात आती है, मैं कहता हूँ, मैं नहीं कहता सरकारी नौकरी किसी की लगे, प्राइवेट सेक्टर में बहुत कंपनीज, बहुत इंडस्ट्री फैजाबाद में बैठी है। ऐसा नहीं कि हमारा फैजाबाद खाली है, इंडस्ट्रीज भाग रही है धीरे धीरे, कॉर्पोरेट आ रहा है। कॉर्पोरेट में जो बच्चा जिस हिसाब से जिसकी योग्यता है, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उस हिसाब से बच्चे को फिट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। योग्यता ना हो, मैं नहीं कहता आप अयोग्य आदमी को लगाओ। फिर एक गवर्नमेंट लेकर आई थी, हरियाणा सरकार ने कानून बनाया था कि 75% रोजगार जो है वो हरियाणा के ही बच्चों को मिलना चाहिए, डोमिसाइल जिनके पास हो। फिर उसका कांग्रेस ने बड़ा विरोध किया। नहीं, ऐसा देखो, विरोध का क्या है, हमारे हरियाणा के अंदर, अब बेसिकली फरीदाबाद की बात करें तो बाहर की रहाइश बहुत ज्यादा हो चुकी है। बिहार, यूपी के लोग बहुत, क्योंकि कॉलोनाइज्ड हो गया है गाँवों में। मैं कहता हूँ, मेरा मेहुला महाराजपुर गाँव में, मेरे गाँव के जो डोमिनेंट लोग हैं वो 10,000 में, और बिहार के लोग मेरे गाँव में 1 लाख। ये कम बता रहा हूँ मैं डाटा आपको, एग्जैक्ट डाटा तो 2 लाख भी कुछ जाएगा अगर मैं गिनती करने चलूँ। तो सबका काम तो सबके लिए करना है, जो रह रहा है तो जनता है, चाहे वो गांव का है, चाहे वो कॉलोनी में। तो फिर फैक्ट्रियां लगती हैं तो उनमें किसी को तो रोजगार मिल ही रहा होगा। ऐसा ना, जो बिहार से लोग आए हुए हैं वो कोशिश कर लेते हैं कि मैं 15,000, 14,000, 20,000 की नौकरी कर लूँ। गाँव का जो बच्चा है, जो पढ़ लिख चुका है, अब वो 20,000 की नौकरी करने में कतराता है। वो कहता है कि यार मेरी योग्यता के हिसाब से मैंने सेमेस्टर की फीस 50,000 रुपए भरी है ग्रेजुएशन में, तो मेरा भी तो ये लक्ष्य होगी कम से कम 50,000 रुपए, 40,000 रुपए तो मुझे महीना के मिले, लेकिन मैं अपने परिवार को भी तो चला सकूं। 20,000 में सौरभ जी आज के डेट में परिवार नहीं चलता, ये बात तो आप भी मानते तो ये जो श्रम का विभाजन है, आप ये कह लें कि नौकरियां हैं, तनख्वाहें हैं, इन तनख्वाहों को लेकर आमतौर पर जब बात होती है तो वो जो श्रम की आपूर्ति है वो निर्धारित करती है कि क्या तनख्वाह रहेगी। बिल्कुल। तो फ्लो ज़्यादा है, उसी कीमत पर एक अच्छा बिहार का पढ़ा लिखा ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट 25,000 पर, 15,000 पर, 20,000 पर काम करने को तैयार है। फरीदाबाद का जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, इंजीनियर है, वो यहाँ से इतने पैसे पर काम करने को तैयार नहीं। उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, कारण भी है उसका। देखो, एक प्राइवेट सेक्टर से पढ़ा हुआ बच्चा जो फीस ही इतनी भर के आया और एक सरकारी इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ बच्चा, वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है कि यार मैंने फीस इतनी भरी है, शायद मैं 25,000 में सेटिस्फाइड हो जाऊँ। पर जो प्राइवेट सेक्टर में 6 लाख रुपए देके ग्रेजुएशन करके आया है, वो कैसे 20-25,000 में संतुष्टि करेगा? तो इसको हमें तय करना पड़ेगा। साथ ही साथ रोजगार का तो मुद्दा ही है। सड़कों पे आ जाओ आप, कूड़ेदान पे आ जाओ आप, ये स्मार्ट सिटी नहीं है सर, इसमें तो गंद ये हुआ है। क्राइम सिटी है। कितना रेट ऑफ क्राइम है हमारे फरीदाबाद के अंदर। आज सुबह भी शायद मैं न्यूज देख रहा था कि दिन दहाड़े गोली चली कहीं। हाँ, वो जो सट्टेबाज हैं, दो पक्ष हैं, उनके बीच ये गैंग वॉर चल रही है एक्चुअली। और ये पहली घटना नहीं है, अभी ये दूसरा पक्ष 307 में अंदर है। उससे पहले भी लूटपाट की वारदात एक दूसरे पर इस तरह की FIR दर्ज तो मैं हुई। यही कहना चाहता हूँ सौरभ जी कि क्राइम रेट इतनी तेजी से भाग रहा है जितनी तेजी से हिंदुस्तान की महंगाई भाग रही है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम कंट्रोल करने की स्थिति पैदा की जाए। अभी हमारे पुलिस कमिश्नर चेंज हुए, तो हमारी उनसे भी विनती है, मैं तो उन तक अगर आपके माध्यम से ओम प्रकाश नरवाल जी से जी, उनसे भी मेरी यही विनती है कि सर क्राइम रेट को लेके थोड़ा सा हम सकते हैं, हम तैयार हैं इस चीज के लिए। जहां हमारी आवश्यकता लगेगी हम उस चीज के लिए भी तैयार हैं। युवा मैसेज ये है कि मैं बड़कल के गाँव घूम रहा हूँ, मैं देर रात 12 बजे तक मेहुला महाराजपुर गाँव में था कल पदयात्रा में। तो जितने युवा लोगों से मेरी बात हुई, हर बात आदमी का यही कहना है। मैंने कहा भाई ये क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है? मैंने उनसे पूछा, तो वो बोलते हैं कि भाई लोगों के पास रोजगार नहीं, लोग क्राइम की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, ये एक मुख्य कारण है। तो मैंने उनको ये कहा कि अगर रोजगार मिलने लग जाएगा तो शायद क्राइम रेट डाउनफॉल में है। तो ये सरकार का रोल बनता है पूरा इस चीज को ठीक करने के लिए। सरकार का रोल, तो सरकार अपने ये जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनमें कहीं ना कहीं गोल्स में फेल हुई है जी। तो अर्जुन जी, क्या लगता है अभी ये जो सीट को लेकर जद्दोजहद जारी है और बड़े बड़े लोग यहाँ बड़कल विधानसभा से अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, एक बड़ा मुद्दा चल रहा है कि पंजाबियों को कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रही है पार्टी। देखो, 2 चीज़ें मैं आपको सौरभ जी बता दूं, जिस चीज़ पे आप कह रहे हैं उस मुद्दे को।
बड़कल की सीट पे बहुमूल्य पंजाबी भी गुजर गए, सब हमारे भाई हैं, बहनें हैं, हमारा परिवार है। बीजेपी ने जो सीएम बनाया अभी लेटेस्टली, जिनको हटा के सैनी जी को लाया गया, क्या वो लोग बहुमूल्य थे प्रदेश के अंदर? क्या वो पहले नंबर के लोग थे इस प्रदेश में जिनको मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया? तो इस वो तो कहते हैं 33% पंजाबी है हरियाणा में। 33% पंजाबी तो बहुमूल्य कैसे हो जाएंगे? और लोगों की परसेंटेज हम अगर पेपर पेन पर निकालेंगे तो जाट मुझे लगता है सबसे ज्यादा। वो कह रहे हैं जाट तो 22-23% है कुल, और हम पंजाबी जो है 33% है। ऑफिशियली क्लेम करते हैं। तो वो क्लेम करना अलग चीज है, पर मैं आपको बता रहा हूँ ये सच्चाई है। वो तो बड़ी बहस चली इस पे। उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज नहीं है आधार, जाति का आधार नहीं हो सकती लैंग्वेज। पंजाबी एक कम्युनिटी नहीं है, पंजाबी एक भाषा है। बिल्कुल। उस भाषा में, उस भाषा को बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, जिनमें जाट भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, वैश्य भी हैं जी। ऐसा नहीं है। अब आप समझ लें कैथल में कोई जाट है, वो जाट भी पंजाबी बोल रहा है। सच्चाई है। यमुनानगर में कोई वैश्य कम्युनिटी से है व्यक्ति, वो भी पंजाबी, करनाल में, हाँ वहाँ के गुप्ता, वो पंजाबी बोलते हैं। तो वही चीज हम कहना चाहते हैं कि ये जो समीकरण बैठ रहा है, इसका पूरा जिम्मेवारी पार्टी की। पार्टी जिस कैंडिडेट को भेजेगी हम उस चीज में संतुष्ट हैं। पार्टी पंजाबी लड़ाए, हमें परेशानी नहीं। पार्टी गुजर लड़ाए, पार्टी ब्राह्मण लड़ाए, हमें कोई परेशानी। हम जातिगत राजनीति में बिलीव नहीं करते। हम बिलीव करते हैं काम करने वाले को लड़ाए, जो सच में जनता के बीच रहे। मेरी उम्र जिस हिसाब से है, मैं आपको सौरभ भाई ये स्पष्ट बता रहा हूँ और अपनी जनता को भी स्पष्ट बता रहा हूँ मैं ये बात, कि मैं अब जब तक जीऊँ मैं बड़कल में काम करूँ। अब मैं 20 साल जीऊँ, 50 जीऊँ, 30 जीऊँ, वो तो भगवान तय करने वाला है। तो समर्पित कर दिया है फरीदाबाद, आप समझ लें अपने आप को बड़कल की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है अर्जुन भाई ने। अर्जुन चपराना कह रहे हैं कि मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है बड़कल की जनता की सेवा के लिए। तो अभी 29 में तो नया परिसीमन हो जाएगा, ये बड़कल हो सकता है मेवला महाराजपुरी हो जाए। तो वही नहीं है, वही घर है, वही सब कुछ है, वही मिट्टी है, वही उसी से पैदा हुए, उसी से बने। दूसरा परिसीमन को तो देखेंगे, वो तो समय बताएगा, पर फिलहाल के जो हालात हैं उनको देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि ये जो चुनाव है ये इस परिसीमन में आखिरी चुनाव है। हाँ, ऐसा माना जा रहा है, बिल्कुल आपकी बात जायज है। वो तो देखो सरकार तय करेगी, और क्या परिसीमन होता है वो तो फ्यूचर। आबादी का दबाव इतना ज्यादा है, फरीदाबाद की सीटों में इतने ज्यादा लोग हैं कि आप ये समझें कि जींद के बराबर तिगांव में 2 सीटें निकलेंगी। बिल्कुल सच्चाई है। तो वही चीज है, वो तो समय बताएगा कि हमें किस तरफ काम करना है। हालांकि देखो अपना जो झुकाव रहेगा अपने गाँव के, अपनी मिट्टी के प्रति रहेगा, और रहना भी चाहिए। अगर मैं छात्र संघ 12 साल काम करने के बाद, विभिन्न प्रदेशों में काम करने के बाद, अगर मैं अपने घर की तरफ वापसी आया हूँ, तो उसका कारण मेरा गाँव है। मैंने बेरोजगारी देखी अपने गाँव में, नए नए बच्चों को देखा है कि रोज इतनी हालात है, ऐसे घर में रोज लड़ाई झगड़े देखे हैं। रोज हमारे घर में पता चलता है कि आज फलाने घर में ये बात होगी, वो बेटा भाग गया, ये हो गया। मैं ये हालात खत्म करने की तुलना पे मैं चाहता हूँ कि इसको खत्म कर दिया जाए। रोजगार के हित में मैं नहीं कहता बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी सबको, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारे मथुरा रोड पे मेवला महाराजपुर के खेतों में जितने भी ये प्राइवेट कंपनीज बैठी हुई हैं, चाहे वो BMW के शोरूम से आप उठाएंगे किया के शोरूम तक और सराय तक, मैं चाहता हूं कि हम वहां जाएं और बात करें कि लोकल लोगों के लिए 10% लोग हमारे यहाँ नौकरी करें। वो भी वो लोग करेंगे जो सच में योग्य होंगे। हम अयोग्य लोगों को जबरदस्ती भर्ती नहीं करेंगे। अगर ऐसा पॉसिबल हो पाया तो मेरे लिए सौभाग्य होगा कि मैं अपनी जनता को ये दे दूं। बड़ा मुद्दा रहेगा फरीदाबाद। आप ये समझें कि जो रोज़गार है वो स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार बने। कंपनियों में, फरीदाबाद में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके भीतर, काम धंधे जो हैं उनके भीतर स्थानीय लोगों को, युवाओं को प्राथमिकता मिले। ऐसे सोच के साथ, ऐसे उद्देश्य के साथ अर्जुन चपराना क्लेम कर रहे हैं वहाँ फिलहाल। और पैनल में तो नाम चला गया है अर्जुन भाई, पैनल में तो आप सबका प्रेम है जी, तो चला गया। बाकी एक चीज़ और बताना चाहता हूँ सौरभ भाई जी, मैंने ना 12 साल छात्र संघ में काम किया है। मुझे मैनेजमेंट का एक एक पार्ट पता है, फर्स्ट प्रायोरिटी से लेकर लास्ट प्रायोरिटी तक। तो मैं ये तो जनता को स्पष्ट कर बता दूं कि मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की, जिस वर्किंग स्टाइल में आपका भाई काम करेगा, कोई भी नेता आज तक ना तो फरीदाबाद में किसी ने किया होगा, ना आगे कोई कर पाएगा। 12 साल मैनेजमेंट में काम किया है मैंने, विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न लोगों के साथ, विभिन्न भाषाओं में जाकर। तो मैं ये स्पष्ट बता रहा हूं कि गारंटी देता हूं कि 5 साल अगर मुझे जनता ने मौका दिया और पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैं 5 साल के अंदर बड़कल में आपको बदलाव दिखाऊंगा।
जनता का रुख भी, लोगों की सोच भी, और क्राइम रेट में सबसे कम अगर कहीं फरीदाबाद में कोई विधानसभा निकलेगी तो बढ़कर निकलेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। जहाँ तक बात होती है आमतौर पर शिक्षा की, स्वास्थ्य की, तो ये भी थोड़ा आपकी विधानसभा में क्या स्थिति है सबकी? सौरभ जी देखो, एक बड़ा हॉस्पिटल जो सरकार ने निर्मित किया था बहुत समय पहले, बीके हॉस्पिटल, जाना माना हॉस्पिटल है फरीदाबाद, उसको भी नाम बदलने की बड़ी जुगत चलती रही। हाँ, मैं कहता हूँ नाम आप बदलिए, हम कहते हैं फैसिलिटी बदलिए। नाम भी क्यों बदलो यार, वो इतना बढ़िया नाम है, बादशाह खान वो सीमांत गांधी के नाम से मशहूर थे, और आपके इंटरनेशनल। हम तो कहते हैं हम नाम की चर्चा ही नहीं करना चाहते सर। मैं कहता हूँ कि हमें फैसिलिटी बदलने की आवश्यकता है। बीके हॉस्पिटल में क्या बुरा हाल है ये हम आप सब जानते हैं, पूरा फरीदाबाद जानता है। आदमी झिझकता है वहां जाने में कि संपर्क नहीं है, जिसका सूत्र नहीं है, जिसकी जान पहचान नहीं है, उस बेचारे का इलाज नहीं। तो हम तो चाहते हैं कि इस फैसिलिटी पे हम हो। बात आती है स्कूलों की, शिक्षा को लेकर हम चाहते हैं नीतियां चेंज हों, कुछ नीतियों में हमें बदलाव की आवश्यकता है। जैसे कि हम एक कमेटी बनानी चाहिए हमें लेटेस्टली। हमारी कोशिश है कि हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहला काम तो अग्निवीर का हमने बोली रखा है कि हम अग्निवीर को वापस करेंगे। वो जो हमारे नौजवानों के साथ जो इस सरकार ने इतना बुरा किया है, हम उसको बदलेंगे और शिक्षा की तरफ हम बढ़ेंगे। और खास करके उनके लिए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, कॉलोनाइज्ड एरिया है, जहाँ लड़कियां पढ़ाई के लिए अभी नहीं निकल पा रही, हमारा मेन फोकस हमारी बहनों की तरफ रहेगा। हम ये चाहते हैं कि हमारी बहनें पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें। और जहाँ तक की बात पढ़ाई की है, तो मुझे लगता है, मैं LLM हूँ वैसे पढ़ाई में, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम हमारी बहनें कम से कम ग्रेजुएट तो, जो 12 तक भी नहीं पहुँच पा रही, तो हम चाहते हैं ग्रेजुएशन तक पहुँचे। और हर गाँव के साथ मेडिकल फैसिलिटी की उपलब्धि हो, जैसे कि दिल्ली सरकार में भी कई जगह अच्छा है रिस्पॉन्स। हम चाहते हैं कुछ ऐसी फैसिलिटी हम गाँव में दे पाए। एक एक पार्ट को बांटते, मोहल्ले के हिसाब से हमारी क्लिनिक हो, हमारा ये टारगेट रहेगा। मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी नाम मोहल्ला क्लिनिक नहीं देंगे हम उसको, तो चलो, पर हम चाहेंगे कि कम से कम एक मोहल्ले के अंदर एक क्लिनिक हमारी पहुंचे। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। वो हमारा ही कॉन्सेप्ट था जो आम आदमी पार्टी ने चुराया, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो कॉन्सेप्ट हमारा ही था, वो चुरा लिया उन लोगों ने हमसे। हम ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट लेके आए थे, उन्होंने उसको मोहल्ला बना दिया, बस इतना फर्क है। हम ब्लॉक को मोहल्ले में गिनते नहीं है, बस यही बात थी, उन्होंने हमसे ही चुराया। अर्जुन भाई, हमारे स्टूडियो पधारने के लिए, हमारे से बातचीत करने के लिए, मैं समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फरीदाबाद लगातार जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और राजनीतिक चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।